अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर भी, कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज का जो मुझे ना काफ़ी लोग जो है ना मुझे यूट्यूब पे मैसेज करते हैं, ये बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है। काफ़ी लोग कहते हैं कि हम पाकिस्तान में तो आपको पता है किस तरह के हालात हैं। अब वो कहते हैं कि हम जो है ना अपनी फैमिली के साथ जो है ना इंडोनेशिया शिफ्ट होना चाहते हैं, तो आप उन लोगों के लिए क्या मशवरा देंगे? क्या उनको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, या किस तरह आना चाहिए? तो क्या प्रोसेस है, आप इस बारे में क्या जानते हैं? एज ए टूरिस्ट मैं इधर आया था, मगर जब से मेरी इंटेंशन बनी है कि चलो यहाँ पे कोई रेजिडेंस परमिट लिया जाए, कुछ देखा जाए इस बारे में इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से, तो मैंने काफ़ी मालूमात इकट्ठी की है, डिफरेंट कंसल्टेंट से भी मिला हूँ, आज भी मैंने मशवरा किया है। तो ये पता चला है कि वो लोग इधर आए हैं जिनके पास एक्स्ट्रा मनी है, ठीक है ना, वो नहीं है कि बेच बाज के इधर आ जाएँ, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम इधर सेटल हो रहे होंगे तो रिस्क फैक्टर तो हर नई कंट्री में सेटल होते हुए आता है। सही तो जॉब वाले लोग ना आए, क्योंकि जॉब इधर नहीं है, लोकल्स के लिए पूरी हो जाए बहुत बात है, और सैलरी भी कम है, इतनी ज़्यादा नहीं है। अच्छा, 60-70 हज़ार 80 हज़ार तक नॉर्मल सैलरी मिलती है एक बंदे को, जो पाकिस्तान में आप पूरे कर लेते हैं आराम से, तो महंगाई तो यहाँ भी है। सही है। तो इस हिसाब से जॉब वाले तो लोग ना आए, अगर फैमिली के साथ सेटल होना चाहते हैं वो लोग हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट है, रेस्टोरेंट बना लें, लॉन्ड्री शॉप ओपन कर लें, ठीक है, कोई ऐसा बिज़नेस कर लें जो वहाँ पे भी वो एक्सपर्ट हों पाकिस्तान में भी, तो वो यहाँ पे वो सामान लेके सेम शॉप सेट ओपन कर सकते हैं। ये है कि यहाँ पे लैंग्वेज का बैरियर है तो वो भी कवर हो जाता है अगर आप लोकल्स को हायर कर लेते हैं, ठीक है, एक इंग्लिश स्पीकिंग लोकल भी आप हायर कर सकते हैं, तो उस तरह ये होगा कि आपका बिज़नेस है आपके साथ कम्युनिकेशन में भी सही रहेगा और आगे एक लोकल कस्टमर को भी टारगेट कर लेंगे। तो मैंने देखे हैं बहुत सारे पाकिस्तानी यहाँ बिज़नेस कर रहे हैं, तो ये इस तरह आप फैमिली के साथ रह सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये अच्छा है कि यहाँ पे बिज़नेस अच्छा है, बहुत एक अच्छी बात है यहाँ की। सही है। तो आप माशाल्लाह यहाँ पे ना इंडोनेशिया में 3 दफ़ा शायद आ चुके हैं, ऐसी है? जी जी। तो आपने एक्सपेंस भी किया होगा, देखा होगा आपने कि क्या एक्सपेंस होता है, तो क्या यहाँ पे अगर कोई बंदा फैमिली को भी लेके आ जाए फैमिली के साथ, तो कितना खर्चा महीने का हो सकता है एस्टिमेटेड? यानी कि आपने एक अंदाज़ा लगाया होगा कि आप जो है ना महीना भी रहे हैं, 15 दिन भी रहे हैं, हफ्ता भी रहे हैं, तो आपको आइडिया हो गया होगा कि यार ये इंडोनेशिया जो है ना इस तरह का कंट्री है, इतने पैसे होना ज़रूरी है एक फैमिली के साथ। देखिए वेरी करता है अगर लोकेशन वाइज, अगर आप किसी अच्छी जगह पे रह रहे हैं जैसे जकार्ता पुसाद में रह रहे हैं तो वो एक महंगी जगह है जी, ठीक है, वहाँ पे तो पाकिस्तानी 5-10 लाख भी कम हो जाते हैं महीने के अगर आप महंगी जगह पर रहें। जैसे ये जगह है हाँ, जैसे ये जगह है, यहाँ पे आपको महीने में फैमिली के साथ अगर आपको 2 बेडरूम वाला चाहिए होगा, अगर फैमिली बड़ी है, ठीक है ना, वरना आपको 1 बेडरूम भी काफ़ी है, उसके अंदर आपको एक लॉन्ज मिल जाता है साथ और एक बेडरूम होता है, किचन भी अंदर होता है, सामान सारा, ये फर्निश्ड यहाँ पे अपार्टमेंट्स हैं मोस्टली, इसके अंदर AC लगा होता है, फर्नीचर भी होता है, सब कुछ आपको मिल जाता है इसके अंदर ना। सही है। अगर आप फर्निश्ड लेते हैं तो ये तकरीबन आपको महीने का अगर आप कॉस्ट देखें, सिर्फ अपार्टमेंट की कॉस्ट देखें तो ये तकरीबन आपको पड़ जाएगी, इनके यहाँ के देखा जाए तो 30 मिलियन बनते हैं, यानी कि तीका जूता। हाँ जी, 3 जूते। हाँ। अच्छा, तो इसमें आपको एक अच्छा अपार्टमेंट मिल जाता है। अच्छा, ठीक है, सही। महीने के हिसाब से। यानी तो कि आप ये कह रहे हैं कि 50 हज़ार तो खर्चा सिर्फ ये है रहने का? जी जी, महीने का खर्चा ये मिनिमम मैंने बताया है, मिनिमम बताया, 50-60 हज़ार रुपये में आपको एक अच्छा अपार्टमेंट मिल जाता है जिस जहाँ पर रह सकते हैं, ये मिनिमम अपार्टमेंट है। इससे अच्छे में आप 70-80 हज़ार लाख वाला अपार्टमेंट भी देख सकते हैं। अच्छा, तो यानी कि अभी आपने अपार्टमेंट का खर्चा बताया, अभी तो यानी खाने पीने का नहीं बताया मैंने, बिल्कुल ये सारी चीज़ें। हाँ, अगर फैमिली के साथ आप देखें 2 मियाँ बीवी और 2 बच्चे होंगे, 4 लोगों का अगर आपने रखना है तो आप 1.5 से 2 लाख रुपए आपके पास हो महीने का कम अज़ कम, जिसमें आप अपना एक सर्कल चला सकते हैं महीने में। अच्छा, सही है। ठीक है, और दूसरा ये पूछना था कि ठीक है 1.5-2 लाख तो हो, ठीक है, उसके पास होंगे, ज़ाहिर सी बात है, अब जो भी बंदा यहाँ पे आएगा तो वो पाकिस्तान से पहले पैसे लेके आएगा शुरू में, तो वो ज़ाहिर है वो अपनी इन्वेस्टमेंट लगाएगा, ऐसे ही है ना? जी जी। तो बाकी फिर बाद में ये है कि अगर तो पहले से वो ऑनलाइन काम कर रहा है तो वहाँ से उसकी अर्निंग आ रही होगी, या पाकिस्तान से कोई काम चल रहा है, रेंट आ रहा है, या कोई ऑनलाइन काम कर रहा है, यानी कि कोई रिमोट वर्क कर रहा है। देखिए इसमें ये है कि मेरा ऑनलाइन काम है, मैं तो इस पर्सपेक्टिव से देख रहा था कि ऑनलाइन में किस तरह हम बैठ के इजीली, क्योंकि यहाँ इंटरनेट भी ओके है, सब चीज़ बेहतरीन चल रही है। जी जी। तो हमारे लिए एक ज़बरदस्त जगह है उस हिसाब से, क्योंकि हम तो रिमोटली काम करते हैं। जी जी। मगर जो लोग फिजिकली काम करते हैं उनको पहले बिजनेस सेटअप भी करना है, वहाँ भी इन्वेस्टमेंट करनी है जी। तो उनको ये भी नहीं कन्फर्म कि कितना पैसा लगने वाला है आगे और कितना उसमें अर्निंग कितनी होने वाली है, वो तो उसके लिए उनको पहले ट्रायल बेसिस पे बिजनेस करना पड़ेगा। पहले वो फैमिली के साथ ना आए, पहले वो खुद आएँ। हाँ, ये सीन है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, पहले वो खुद आएँ यहाँ पे जो है ना, बल्कि वीज़े मिलते हैं, एक होता है C1 वीज़ा। C1 वीज़ा ये होता है टूरिस्ट वीज़ा होता है। आपने किस वीज़े पे आना है, आपने C12 या D12 पे आना है। उसमें ये होता है प्री इन्वेस्टमेंट वीज़ा होता है 6 मंथ्स का, और साल का यानी कि मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है। उसमें आके आप लॉन्ग टर्म के लिए जो है ना आप देख सकते हैं, क्योंकि आप अगर महीने में आएंगे, आप कहते हैं विजिट वीज़ा पे आके आपने इन्वेस्टर वीज़ा पे कन्वर्ट करना है, तो वो ना करें, क्योंकि आपने उसमें यह है कि आपने किसको देखना है, फोकस करना है कि आपने दुकानदारों को देखना है जो यहाँ के इंडोनेशियन के लोकल हैं, क्योंकि वो अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपने उन लोगों से लाजमी मिलना है जो पाकिस्तानी बिज़नेस कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों से आपने आइडिया लेना है कि वो किस तरह कर रहे हैं, क्योंकि वो रेंट पे रह रहे हैं, उनकी शॉप भी रेंट पे है, उनकी घर भी रेंट पे है।
ठीक है ना, ये चीज़ आपने लाजमी करनी है, फिर जाके ये सारा कैलकुलेशन करके बिजनेस स्टार्ट करना। हाँ, बेहतर यही है कि विजिट पे आएँ, हाँ। पहले विजिट पे आप देखें, एक्सप्लोर करें, आपको समझ में आता है तो फिर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इधर इन्वेस्ट करें। अच्छा, तो लोग ये यानी कि अगर कोई फैमिली के साथ आना चाहता है तो उसके पास कितना बजट होना चाहिए आपके ख्याल से? पहले तो विजिट पे वो आ जाएगा, विजिट पे फैमिली के साथ घूमने के लिए आना चाहता है या नहीं, फैमिली को यहाँ सेटल करना चाहता है तो पहले तो विजिट पे आपको पता है 5-7 लाख तो लगना ही लगना जी है जी, आपका। 10 दिन का या 15 दिन का जो भी है। हाँ। उसके बाद यानी कि टोटल कितना खर्चा होना चाहिए उसके बाद, ताकि फैमिली भी ले आए और बिजनेस अगर यानी कि वो यहाँ फिजिकली करना चाहता है उसके पास कितना पैसा हो कि वो फैमिली को भी यहाँ ले आएगा डिपेंडेंट वीज़े पे या जो भी है कंपनी के वीज़े। मैंने पहले भी बताया कि हाँ। डिपेंड करता है को किस लोकेशन में रहने वाला है और क्या बिजनेस करने वाला है। अच्छा, उसके एक नॉर्मल बता दें, नॉर्मल नॉर्मल देखें estimate बता 25-30 लाख भी कम है, ठीक है अच्छा। ना, उसको ज़्यादा चाहिए पैसे। हाँ। 50 लाख तो कम से कम हो अगर उसके पास, क्योंकि उसने घर भी पूरे यहाँ पे साल का रेंट देना पड़ेगा हाँ। उसको इकट्ठा, क्योंकि उसने लंबे टाइम के लिए रहना है फैमिली के साथ, महीने वाला हिसाब नहीं होगा। तो साल का रेंट देगा वो फैमिली के साथ, और साथ फिर उसको कंपनी भी रजिस्टर करवानी है, ठीक है, उसका भी किताब सबके उनके वीज़ा लगेंगे। तो यहाँ तो उसके 15 लाख 20 लाख तो यहीं लग जाएंगे, बाकी 30 लाख में वो कोई छोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। ये हो सकता है 50 लाख तो उसके पास हो। अच्छा, सोच समझ के करने वाली इन्वेस्टमेंट है, हाँ, इसमें ये नहीं है कि आपने आके बस पैसे लगा देने हैं। हाँ, ऐसे ही है। तो भारत, लेकिन ये है कि अगर 30 लाख या 50 लाख आपके पास पैसे बच भी रहे हैं ना बिजनेस के लिए, तो वो आपके पास बैकअप भी पैसा होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है बिल्कुल ऐसा यहाँ पे होना 2.5 बिलियन आपके पास जो है ना पेड अप कैपिटल होना चाहिए। इंडोनेशिया में ये लॉ है इनका, ठीक है ना। बिल्कुल, वो तो ग्रेजुअली आपने इन्वेस्ट करना होता है, आपके पास आप करोड़ों रुपए तो कोई भी नहीं लगाता एकदम से। अब ये है कि आपने थोड़े थोड़े करके लगाने ज़रूर हैं, क्योंकि ये नहीं है कि आप कहते हैं, कई लोग मुझे कहते हैं कि यार हमारे पास है ही टोटल 50 लाख रुपये। आपका मकसद तो ये है ना इधर आने का कि आप यहाँ के शहरी बन जाएं, सिटीजनशिप मिल जाए आपको, रेजिडेंस मिल जाए। तो उसके लिए जो आपका मेन है गोल ये होना चाहिए कि आप ना ग्रेजुअली इन्वेस्टमेंट करते रहें अपने अकाउंट में, और ट्रांजैक्शंस देखी जाती हैं आपकी। ये नहीं कि आपका पैसा पड़ा हो अकाउंट में, तो आप मल्टीपल टाइम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, बिजनेस का लेन देन कर रहे हैं, तो आपने टोटल कितने लाख का कारोबार किया, कितने करोड़ों का कारोबार किया, वो ये देखेंगे, क्योंकि LKPM रिपोर्ट में भी ये शो करना होता हाँ, है। वो आपकी रिपोर्ट्स होंगी जो अकाउंट्स में जाएंगी, हाँ जी। वो आपका अकाउंटेंट ही हैंडल करेगा ऐसी सब चीज़ें, वो आपको मजीद गाइड कर देगा, क्योंकि हम एक्सपर्ट नहीं है इन चीज़ में, हमने जो मालूमात ली है सिर्फ वही बता रहे हैं, इसमें वो नहीं है ऐसा कोई, यही हमारा डिस्क्लेमर है कि भाई हम एक्सपर्ट नहीं हैं। जी सही है, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे टाइम दिया। थैंक यू। इंशाल्लाह हम शेयर करते हैं, इसे अपलोड करते हैं, लोगों को जी, जी। बताते हैं आपका एक्सपीरियंस, ताकि वो लोग जो आ रहे हैं इंडोनेशिया अपनी फैमिली के साथ, वो लोग जो है ना इजीली आ सके, उनका पैसा ज़ाया ना हो, टाइम भी, और ताकि वो इजीली यहाँ पे स्टे कर जी जी सकें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।